स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल सिद्धार्था जॉब पॉइंट में। आज का टॉपिक में होगा परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा कैसे बनता है, कैसे इसको बनाया जाता है परमाणु से ऊर्जा, और किन पदार्थों का इसमें उपयोग किया जाता है, और विश्व में परमाणु ऊर्जा यानी नाभिकीय ऊर्जा का क्या स्थिति है। फिर इसी वीडियो में हम लोग देखेंगे कि भारत में परमाणु ऊर्जा से संबंधित क्या पोजीशन है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, और जो नए लोग हैं चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो आपको मिलता रहे। और वीडियो पसंद आए तो लास्ट में एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा और शेयर कमेंट्स करते रहिएगा अपने दोस्तों को। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं कि परमाणु ऊर्जा से ये बिजली कैसे बनती है, यानी परमाणु से रेडियो एक्टिव पदार्थ से बिजली कैसे बनती है। पूरा विस्तार से होगा। देख रहे हैं कि ये एक रेडियो एक्टिव पदार्थ का यानी रेडिएटर है, यहाँ पर कैसे काम होता है। ये परमाणु ऊर्जा केंद्र बाहर से है, बाहर से हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि परमाणु ऊर्जा कैसे तैयार होता है। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि ऊर्जा के स्रोत की विशेषताएं विस्तार से देखे थे, हम लोग विस्तार से एकदम विस्तार से देखे थे। कई वीडियो है ऊर्जा के स्रोत का, जितना भी चीज़ आप देख रहे हैं इसमें से ऊर्जा के स्रोत की विशेषताएं, ऊर्जा के स्रोत का वर्गीकरण, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, फिर कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस और जीवाश्म ईंधन। इसी में देखे थे हम लोग बायोगैस, बायोडीजल। आज तो परमाणु ऊर्जा होगा। जल विद्युत, जल से यानी पानी से बिजली कैसे तैयार होती है, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, सबका सेपरेट वीडियो है। जो लोग नहीं देख पाए हैं डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइएगा, इन वीडियो को देखिएगा। और आज जो जिक्र होगा हम लोग बात करेंगे परमाणु ऊर्जा। वीडियो के साथ बने रहिएगा। आइए बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, ये परमाणु ऊर्जा बनाने का एक केंद्र है, ये रेडिएटर है। ये कैसे इसमें तैयार होता है शुरू से एकदम पूरा डिटेल से बताएंगे। तो सबसे पहले कि परमाणु ऊर्जा यानी नाभिकीय ऊर्जा बनाने के लिए जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ, रेडियो एक्टिव पदार्थ किसको कहते हैं हम लोग, जैसे यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया। तो यूरेनियम और थोरियम की आवश्यकता होती है। यानी जब हम लोग परमाणु ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा बनाएंगे तो उसमें यूरेनियम और थोरियम का हमको ज़रूरत होगा, थोरियम का ज़रूरत होता है। और इस थोरियम में क्या होता है कि केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे, रसायन शास्त्र में पढ़े होंगे कि जितने भी परमाणु हैं, परमाणु तीन चीज़ों से बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और सब एक बंधन में जुड़ा रहता है। और जैसे उस बंधन को हम लोग तोड़ते हैं, यानी यूरेनियम और थोरियम के बंधन को तोड़ते हैं, तो उससे भारी मात्रा में बिजली बनता है, भारी मात्रा में ऊर्जा निकलता है। बिजली नहीं बनती है, अभी बिजली तो बनाने का एक प्रक्रिया है। तो भारी मात्रा में ऊर्जा यानी शक्ति निकलती है, और उसी शक्ति के प्रयोग से हम लोग बिजली बनाते हैं। तो यूरेनियम और थोरियम यानी इसको हम लोग इसलिए तोड़ते हैं, कहने का मतलब है कि परमाणु ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा हम लोग नाभिकीय विखंडन के द्वारा प्राप्त करते हैं। ये याद रखिएगा, नाभिकीय विखंडन यानी जब हम लोग उसके बंधन को तोड़ देते हैं तो भारी मात्रा में ऊर्जा निकलता है, जिसको कहते हैं हम लोग नाभिकीय विखंडन। तो और इसी नाभिकीय विखंडन के द्वारा रेडियो एक्टिव पदार्थों से भारी मात्रा में ऊर्जा निकलता है। अब देख रहे हैं कि यहाँ रिएक्टर है। पहले इसको हम लोग डायग्राम को देखते हैं कि ये रिएक्टर है, और यहाँ पर रेडियो एक्टिव पदार्थ है। जब ये तोड़ा जाता है तो तोड़ने के बाद जो है ना, इससे भारी मात्रा में ऊर्जा निकलता है, और यही ऊर्जा यानी हीट निकलता है। ये हीट को यहाँ पर ले जाते हैं, और ले जाने के बाद यहाँ पर जो है पानी है, स्टीम जनरेटर है, और इस जनरेटर यानी भाप से जो है ये भाप बनता है, और ये भाप जाते हुए स्टीम लाइन से भाप जाता है, और यहाँ पर टरबाइन लगा हुआ, जैसे इस पर ये भाप प्रेशर देता है, दबाव देता है, तो ये टरबाइन घूमता है। और पिछले वीडियो में ताप विद्युत में पूरा डिटेल से बताए थे
कि टरबाइन जैसे ही घूम गया तो हमारे लिए बिजली का निर्माण फैराडे के नियम के हिसाब से बनाना आसान हो जाता है। फैराडे का जो नियम था कि फैराडे का नियम था जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में चालक को हम बार बार घुमाते हैं तो उसमें आवेश आ जाता है, यानी विद्युत आ जाता है, करंट आ जाता है। तो यही टरबाइन जो है जनरेटर से जुड़ा हुआ है। यहाँ देखिए जनरेटर है, तो जो भी जनरेटर हम लोग विवाह शादी में या फिर किसी पार्टी में जनरेटर करते हैं तो जनरेटर का काम क्या है कि वही फैराडे के नियम से वो उसका जनरेटर के अंदर कॉइल रहता है और चुंबकीय क्षेत्र रहता है। जब ये कॉइल घूमता है तो इसके वजह से उसमें करंट उत्पन्न होता है और घुमाने का काम क्या करता है, डीजल इंजन जो बाहर से करता है। तो डीजल इंजन यानी हम डीजल इंजन से ना घुमा के किससे घुमा रहे हैं, टरबाइन को भाप से घुमा रहे हैं। और जैसे ही ये भाप घूमता है, भाप से जब घूमता है तो यहाँ पर जनरेटर लगा हुआ रहता है और ये जनरेटर से विद्युत बनना शुरू हो जाता है और फिर इसी जो है इसी वायर से हम लोग अलग अलग सप्लाई करते हैं। अब देखिए इसमें कई प्रक्रिया है। अब देखिए प्रक्रिया में क्या है कि ये भाप तो यहाँ गया, इसको घुमाया। अब ये धीरे धीरे क्या है कि यहाँ कंडेंसर लगा दिया है, यानी भाप जैसी, अब भाप क्या करेगा कि भाप जैसे ही जो है ठंडा होगा तो पानी बनेगा, तो यहाँ पानी बनकर गिर जाता है। और इसके बाद यहाँ पर देखिए पंप लगा हुआ है, ये पंप क्या करेगा फिर से इस पानी को खींचकर इसी बॉयलर में यानी स्टीम जनरेटर में लाके भर देगा और ये पानी फिर गर्म होगा, फिर ये भाप जाएगा। तो ये रोटेशन यानी चक्रीय प्रक्रिया के द्वारा बार बार ये प्रोसेस चलते रहता है। और जब कभी पानी सूख जाता है या घट जाता है तो इसको बाहर से पानी देने का व्यवस्था किया गया है। कूलिंग टावर है, तो यहाँ से कूलिंग टावर से पानी भी बाहर से दिया जाता है। और एक तरह से कहें कि यहाँ पर जो भी पानी जाता है, जो भी भाप, यदि पानी चला गया, पानी यहाँ से चला गया यहाँ पर और इसमें कूल हो गया, ठंडा हो गया, फिर दूसरे प्रोसेस से इसमें पानी डाला जाता है। तो ये प्रक्रिया बार बार चलता है। तो इसके कुछ की फैक्ट होते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं परमाणु ऊर्जा में या नाभिकीय ऊर्जा में, उसको हम लोग एक एक करके देख लेते हैं यहाँ से कैसे प्रश्न आता है। देखिए नाभिकीय या परमाणु ऊर्जा का सबसे बड़ा देश, उत्पादक देश जो है ये अमेरिका है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका जिसको कहते हैं, यूएसए अमेरिका है। और उसके बाद यूरोपीय संघ, यूरोपीय संघ में जितने भी देश हैं, यूरोपीय संघ के देश, ये दो प्रमुख विश्व में उत्पादक देश हैं परमाणु ऊर्जा के। और भारत में परमाणु ऊर्जा केंद्र कई क्षेत्रों में लगाया गया, कई पर हैं। यहाँ पर जो है कुल मिलाकर 6780 मेगावाट, टोटल 6780 मेगावाट बिजली परमाणु ऊर्जा से उत्पादित किया जाता है। और ये कुल उत्पादन का 2% है, यानी हमारे देश में जितना भी ऊर्जा का खपत होता है, जितना भी ऊर्जा बनता है, उस ऊर्जा का परमाणु ऊर्जा से 2% का निर्माण होता है। और हमारे देश में कहाँ है ये याद रखिएगा, ये बार बार प्रश्न पूछता है। कैगा कर्नाटक में है, कर्नाटक में। और ये कैगा कर्नाटक का जो इसका है क्षमता 880 वाट का, और ये 880 वाट का 220 मेगावाट, सॉरी 880 मेगावाट, यानी 220 मेगावाट करके 4 प्लांट लगाया गया। 220 करके 4 जो है प्लांट लगाया गया है कैगा यानी कर्नाटक में। आपसे पूछेगा कि कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है, तो कर्नाटक में, ये याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछता भी है। कलपक्कम, नोट्स बना लीजिए अगर आप लोग। कलपक्कम, ये कलपक्कम जो है तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में। और यहाँ की जो क्षमता है यहाँ पर 440 मेगावाट, यहाँ 220 गुना 2 प्लांट है, यानी 2 प्लांट है। कलपक्कम तमिलनाडु। काकरापाड़ा गुजरात में है, काकरापाड़ा गुजरात। और इसकी क्षमता जो है 440 का है, 2 प्लांट इसमें भी लगाया गया है। नरौरा, पूछा हुआ क्वेश्चन है ये सब। नरौरा यूपी में है, इसकी क्षमता 440 मेगावाट है, 440 मेगावाट है। रावत भाटा ये राजस्थान में है, राजस्थान। और रावत भाटा का क्षमता सबसे अधिक कहें कि 1180 मेगावाट है, हालांकि तारापुर का सबसे ज़्यादा है मेगावाट।
और यहाँ पर कई यानी 100 वाट का भी है, 200 वाट का भी है, 200 मेगावाट का भी है, 220 मेगावाट का है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर बिजली जो बनती है तो 1180 मेगावाट का बिजली बनती है। एक है बहुत इंपॉर्टेंट तारापुर, ये कितना बार प्रश्न पूछा हुआ है। तारापुर आपका है महाराष्ट्र में है और इसकी क्षमता है 1400 मेगावाट। एक कुडनकुलम है, कुडनकुलम में जो है ये तमिलनाडु में है, और यहाँ पर 2000 मेगावाट का बिजली उत्पादन होता है। यहाँ पर 2 गो है, हजार का दो प्लांट है। तो इस तरह से हमारे देश में 6780 मेगावाट परमाणु ऊर्जा से बिजली का निर्माण होता है। और कुल संयंत्र, कुल जो रिएक्टर्स लगाया गया, ये रिएक्टर्स है कि यहाँ 2 रिएक्टर्स है, 440 मेगावाट का बिजली होता है। यहाँ भी 440 है तो 2 मेगावाट का है। तो इस तरह से यहाँ कुल रिएक्टर्स जो है 21 रिएक्टर्स स्थापित है हमारे देश में, और पूरे देश का 2% बिजली का उत्पादन यहीं से होता है। देखिए भारत में जो है, भारत में केरल के मोनाजाइट बालू में थोरियम का विशाल भंडार है। थोरियम का विशाल भंडार, ये क्वेश्चन कई बार आया है कि हमारे देश में किस राज्य में जो है थोरियम का विशाल भंडार है, तो केरल में है। और फिर पूछता दूसरे तरफ से कि केरल में जो थोरियम पाया जाता है किस बालू में पाया जाता है, तो मोनाजाइट में। और झारखंड के पास भी है, झारखंड के जादूगोड़ा एक जगह है जहाँ पर यूरेनियम का विशाल भंडार है। जादूगोड़ा यूरेनियम जो है विशाल भंडार है। और विशाल भंडार जो है राजस्थान में भी यूरेनियम, ये 2 जगह पर क्या है कि यूरेनियम का विशाल भंडार है। फिर भी हमारे देश में जो रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं ये बहुत ज़्यादा है नहीं, लिमिट मात्रा में है। और इस यूरेनियम के लिए हमको दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। अब देखिए इसमें कुछ काम किया जाता है कि इसमें जो है यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर रिएक्टर है और ये कंट्रोल रड है। और इस कंट्रोल रड पर क्या करता है कि भारी जल गिराया जाता है। भारी जल क्यों गिराया जाता है? ताकि ये 2 काम करे, एक मंदक का और दूसरा शीतलक का। यानी मंदक क्या होता है कि चूंकि जैसे ही यहाँ पर रेडियो एक्टिव पदार्थ का विघटन किया जाता है, विखंडन किया जाता है, तो भारी मात्रा में ऊर्जा निकलता है, गर्मी निकलता है और तेजी से होता है। तो जो गर्मी निकलता है उस गर्मी को ठंडा किया जाता है और मंदक यानी उसको स्लो किया जाता है। यदि उसके स्पीड में छोड़ देंगे तो ये तहस नहस कर देगा, इतना इसमें एनर्जी होता है। तो यानी क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि रेडियो एक्टिव पदार्थ को विखंडित करने में या रेडिएटर में यानी रिएक्टर्स में, नाभिकीय रिएक्टर्स में भारी जल क्यों मिलाया जाता है? तो 2 कारण से भारी जल क्यों दिया जाता है, मंदक और शीतलक का काम करे इसलिए भारी जल मिलाया जाता है। तो हमारे भारत में पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर में लगाया गया था। पहला तारापुर कहाँ? महाराष्ट्र में तारापुर में लगाया गया है। और ये 1969 में लगाया गया था, तारापुर में 1969 में। यहाँ पर अमेरिका के सहयोग से, किसके सहयोग से? अमेरिका के सहयोग से लगाया गया है। और 1954 ईस्वी में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे कि परमाणु ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा में बिजली का उत्पादन कैसे होता है। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपके लिए हर क्षेत्र में उपयोगी होगा, चाहे CTET का 1 to 5 हो जो EVS के अंतर्गत पूछा जाता है, 6 to 8 के अंतर्गत सोशल साइंस और साइंस दोनों क्षेत्र में पूछा जाता है। और जो अन्य कंपटीशन है, जनरल कंपटीशन है, वहाँ पर GK GS के रूप में पूछा जाता है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और नई जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।